नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियोस। ईरान के प्रेसिडेंट की डेथ हो गई, वहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जो अभी आपने बोला। देखिए, ये अभी शुरुआत है। विचार केला तर नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता प्रचंड घटते। त्यांच्या गुजरात राज्यामध्ये पण जिथे जिथे निवडणुका झाल्या तिथे त्यांना मिळालेलं मतांचं प्रमाण घटतंय आणि मोदींची लोकप्रियता घटते। हे कशामुळे झालं? मुंबई कुणाची? बाळासाहेबांची. मुंबई कुणाची? महाराष्ट्र कुणाच्या? शरद पवारांचा. डेफिनेटली एकनाथ शिंदेचा पण आहे की राज ठाकरे एकनाथ शिंदे सेना यानी शिवसेना धनुष्वान का दूसरा ठाकरे बनता हुआ दिखाई देता है। मित्रहो, 2024 लोकसभेच्या निवडणुकांचे 5 टप्पे पूर्ण झाले। 6वा टप्पा हा 25 मेला होणार आहे आणि त्यानंतर 7वा टप्पा 1 जूनला होणार आहे। 4 जूनला या संपूर्ण निवडणुकांचे निकाल आपल्या हाती येणार आहेत। 400 पारचा नारा देत भाजपने सुरू केलेल्या या निवडणुकीचा प्रवास कुठे कुठे आलाय हे खूपच रोमांचक आहे। आणि त्याही पेक्षा सगळ्यात महत्त्वाचं काय आहे तर मुंबई आणि दिल्ली ही कुणाची असणार आहे? नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता दिवसागणिक घटत आहे। याचं काय कारण आहे? या सगळ्याच गोष्टींवर आपण बोलणार आहोत किंवा आपण त्यातलं नेमकं काय आहे ते समजून घेणार आहोत। आणि हे समजून घेण्यासाठी अर्थात आपल्या बरोबर आहेत पंडित राजकुमार शर्मा। पंडितजी, आपलं या टाइम महाराष्ट्राच्या विशेष कार्यक्रमात खूप खूप स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले मैं उन सभी दर्शकों का आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने मेरे और राजेश जी की जोड़ी को इतना सराहा। हमारे पिछले कार्यक्रम में YouTube के ऊपर जिस तादाद के ऊपर लोगों ने उस कार्यक्रम को देखा, उसके लिए आपका प्रेम, आपकी प्रसन्नता और आपका साथ बहुत ही अच्छा लगा। इसी तरह हमारे कार्यक्रम को, टाइम महाराष्ट्र को आपका प्यार और आपका सानिध्य मिलता रहे, जिससे हम कोशिश करें कि हर चीज़ को आपके सामने समक्ष आपके बड़ी क्लियरिटी से लाएं। और अगर कोई आदमी, मैं तो बोलता हूं कि अगर कोई आदमी हमें हमारी निंदा भी करता है, उसका भी हम आभार प्रकट करते हैं कि ताकि आपने हमारे कार्यक्रम को देखने के बाद उसका विश्लेषण किया और अपना विचार हमको दिया। इसलिए मैं पहले तो आभार प्रकट करता हूं और उसके बाद आज के कार्यक्रम के ऊपर हम शुरू करेंगे। क्या पंडित जी, इन दिनों देखिए, मैं अभी आपको जो सवाल पूछने जा रहा हूं वो सवाल ये है कि 13 मे पासून मुंबईमध्ये, पुण्यामध्ये आणि आपल्या आजूबाजूला सगळीकडे अनेक दुर्घटना घडायला सुरुवात झाली। मुंबईमध्ये सगळ्यात मोठं देशातलं होर्डिंग पडलं। त्याच्यानंतर पुण्यामध्ये आता परवाच 19 तारखेला, म्हणजे त्या 13 तारखेला ती दुर्घटना घडली। 19 तारखेला एका अल्पवयीन मुलाने 2 निरपराध लोकांना चिरडलं। काल डोंबिवलीमध्ये एका बॉयलरचा स्फोट झाला आणि 8 लोक मृत्युमुखी पडले। त्याच्या आधी एअर एमिरेट्सच्या विमानाने 40 फ्लेमिंगोंना धडक दिली आणि ती दुर्घटना होता राहिली। हे अचानक या दुर्घटनांचं प्रमाण जे वाढलेलं आहे, काय त्याला नेमके कोणते ग्रहतारे आणि कोणती गोष्ट कारणीभूत ठरली आहे? ईरान के प्रेसिडेंट की डेथ हो गई, वहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जो अभी आपने बोला। देखिए, ये अभी शुरुआत है। आप ध्यान से सुनिए मेरी बात। ये जो विस्फोटक कार्यवाही काम चल रहे हैं, ये प्रकृति का प्रकोप भी है और ग्रहों की युति भी है। देखिए, जब घट स्थापना यानी चैत्र नवरात्रों की शुरुआत हुई तो वो हिंदू नववर्ष का पहला दिन माना जाता है। हिंदू नववर्ष के पहले दिन से लेकर 2025 तक 1 साल पूरा, क्योंकि 31 दिसंबर या 1 जनवरी हमारा सन नहीं है। हमारा सन कौन सा है? हिंदू नववर्ष का। तो उस दिन से जब हम अपने पंचांग के बारे में बात करते हैं तो वो पंचांग में एक ग्रह राजा होता है, एक ग्रह मंत्री होता है। तो राजेश जी, इस साल का राजा मंगल है और मंत्री शनि है। शनि और मंगल जो है वो मित्र नहीं है।
शनि और मंगल जो है विस्फोट पैदा करते हैं। मंगल क्या है? धरणी गर्भ संबुत्तम विद्युत कांति संप्रभम, विद्युत कांति संप्रभम कुमारम, शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमामि हम। शक्ति भी मंगल है, विद्युत भी मंगल है, अंगारक भी मंगल है, और उसके साथ शनि जैसा दैत्य ग्रह बैठा हुआ है जिससे विस्फोट के योग बनाता है। इसलिए ये ग्रहों की युति इस साल में इतनी खतरनाक है कि जितनी घटनाएं आपने बोली, ये अभी तक उन घटनाओं की शुरुआत है। बहुत सी घटनाएं और भी इस साल में हो सकती हैं, और भारत का कोई बड़ा नेता अपनी सुरक्षा का ध्यान रखे, उनको भी इस तरह की दुर्घटना में, जैसे राजीव गांधी जो है आपने देखा विस्फोट में मारे गए, कोई ना कोई बड़ा नेता भी इसी ग्रह दशा के चपेट में आ सकता है, या भारत का या विदेश का। क्योंकि मंगल और शनि जब भी इकट्ठे होते हैं वो बहुत अच्छे नहीं होते। उसको बोलते हैं कि ये एक सुरली बम होता है ना महाराष्ट्र में अपन जब दिवाली में, तो ये सुरली बम नहीं, ये बहुत बड़ा ऐसा एटम बम बन जाता है। इसलिए यह वर्ष के लिए आप सबसे प्रार्थना है, ओम गण गणपताय नमः। गणपति बप्पा का आशीर्वाद जरूर लें, और शनिवार को हनुमान चालीसा सब लोग पढ़ें, ताकि ऐसी दुर्घटना ना हो, चाहे इंडिया हो, चाहे विदेश है, चाहे ईरान है, चाहे जापान है। तो कहीं भी मानव जाति जो है वो सुखी रहे। और सब लोग, अभी परसों मैंने देखा सिंगापुर का एक विमान गिरते गिरते बच गया, 6000 फुट नीचे आ गया। सबसे पहले तो वो टर्बुलेंस में, थंडर स्टॉर्म में फंस गया। अगर आप विमान के अंदर की परिस्थिति देखें तो वो विमान के अंदर की परिस्थिति देखकर आपको लगेगा कि इसमें कोई भी यात्री बचा होगा कि नहीं, मगर उसमें सब यात्री बच गए। सिर्फ एक व्यक्ति लंदन के थे जिनको हार्ट अटैक हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। मगर ये विस्फोट चालू रहने वाले हैं, अपने को अपना ध्यान रखना पड़ेगा। और ग्रहों में जो लिखा है, भाग्य जायते सर्वदा न पुरुषम न कौशलम, जो लिखा है उससे भागकर कोई नहीं जा सकता। पंडितजी, आता तुम्ही म्हणताय की जे प्रारब्धामध्ये लिहिलेलं आहे त्याच्यापासून कुणीच लांब जाऊ शकणार नाहीये। भाजपच्या प्रारब्धामध्ये काय लिहिलंय बघा, आज जी काय ताजी आकडेवारी आलेली आहे तिचा जर आपण विचार केला तर नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता प्रचंड घटते। त्यांच्या गुजरात राज्यामध्ये पण जिथे जिथे निवडणुका झाल्या तिथे त्यांना मिळालेलं मतांचं प्रमाण घटतंय आणि मोदींची लोकप्रियता घटते। हे कशामुळे झालंय? हाँ, ये बहुत उत्तम सवाल है, और टाइम महाराष्ट्र के माध्यम से, और जब हम पहले भी राजेश जी के साथ शो करते थे तभी भी ऐसे प्रश्नों की बौछार जो है वो इनके ही ब्रेन में आती है, बहुत कम जर्नलिस्ट के ब्रेन में आती है। देखिए, हर आदमी, आप कई बार हमारे को कमेंट लिखते हैं कि पंडित जी की 19 की भविष्यवाणी गलत निकली, पंडित जी ने ये बोला था 370 हो जाएंगे। यहाँ हर 2 दिन में चंद्रमा अपनी गति बदलता है। 1 मई को 3 ग्रह वृषभ राशि में गए, शुक्र, गुरु और सूर्य। 1 मई को गुरु गया, 15 मई को सूर्य गया, 19 मई को शुक्र गया। तो मई में 3 ग्रह बदले हैं। यहां पर परिवर्तन ग्रहों का, चंद्रमा का, सूर्य का निरंतर होता रहता है। तो कुछ घटनाएं हमारे सामने विश्लेषण में आती हैं। अगर 1, 2, 4 घटनाएं अगर नहीं आती हैं तो उसके लिए आप मुझे जिम्मेदार ठहरा सकते हो कि कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई होगी। बट आज तक आपने मुझे प्यार दिया है, 100 में से 90% तो लोगों ने लिखा है कि भाई आपकी भविष्यवाणी सच होती है। अब बात आती है आदरणीय पंत प्रधान श्री नरेंद्र दामोदर मोदी की। यहाँ पर उनकी जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो 2002 से लेकर 2024 तक, वाह, नरेंद्र मोदी पूरे विश्व में चर्चा में हैं, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, ध्यान रखें। मगर जो इन्होंने सवाल किया उस सवाल का विश्लेषण करके आप तक पहुंचाता हूं मैं कि मित्रों, उन्हीं की भाषा है, मित्रों एक बात ध्यान रखो, ग्रह दशा अगर आदमी को राजा बना सकती है तो उसको रंक भी बना सकती है। नरेंद्र मोदी की जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं 17/9/1950 12:09 पे वडाल छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ। परिश्रम, संघर्ष, पसीना, हर तरह से उन्होंने अपने जीवन में, पसीना तो बहुत लोग बहाते हैं,
परिश्रम तो बहुत दुनिया करती है। हर किसान पीएम बन जाता है कि हर कप धोने वाला, चाय बनाने वाला व्यक्ति पीएम बन जाता है क्या? हर रिक्शा वाला एकनाथ शिंदे बन जाता है क्या? नहीं। यहाँ लिखा हुआ, ये कुंडली में लिखे हुए भाग्य से आदमी वहां पर पहुंच जाता है। यहाँ उसने कल्पना नहीं की होती, सपना नहीं देखा होता, नरेंद्र मोदी वहां तक पहुंच गए। चीफ मिनिस्टर से लेके प्राइम मिनिस्टर, तीसरी बार फिर प्राइम मिनिस्टर बनने के सपने पूरे उनके होते हैं कि नहीं, ये देखेंगे। मगर आज जो इन्होंने सवाल किया, इसलिए मैंने इतनी बड़ी भूमिका बनाई। वृश्चिक लगन में मंगल स्वग्रही है, वृश्चिक लगन में मंगल स्वग्रही है। मंगल क्या है? अंगारक है। स्वग्रही होने से वो राजा बने। मंगल बाला साहब का अगर उत्तम ना होता तो शिवसेना ना बनती। अगर हिटलर का मंगल उत्तम ना होता तो पूरा विश्व जीतने की कल्पना ना करता। सिकंदर का भी मंगल जो है वो वर्गोत्तम था। तो ये सब चीजें जब हम मंगल की दृष्टि दे, मंगल की महादशा में नरेंद्र मोदी, अब मंगल की महादशा इनकी शुरू हुई 5/12/2020 से। उससे पहले चंद्रमा की महादशा में 2019 में धड़ाले से जीत के आए। मगर मंगल और चंद्रमा एक ही राशि में बैठे हुए हैं। कोचरेकर साहब, एक बात का ध्यान रखिए, आप गरम गरम चाय में आइस क्यूब डाल सकते हैं क्या? नहीं डाल सकते। आप एकदम गरम गरम एक्सरसाइज करके आते हो तो माँ आपको बोलती पहले आराम से बैठ पंखे के नीचे, एसी के नीचे, फिर नहाना जाकर, गरम सर्द हो जाएगा, बीमार हो जाओगे। तो यहाँ पर मंगल और चंद्रमा इकट्ठे बैठे हुए हैं नरेंद्र मोदी की कुंडली में। ये विश्लेषण बहुत अनिवार्य है, लोगों तक पहुंचना चाहिए ताकि वो समझ जाएं कि इनकी पॉपुलैरिटी भारत में क्यों कम हुई। विदेशों में हो सकता है बहुत हो अभी भी, पर विदेशों का हमको अभी तक तो पूरा डाटा है नहीं। मगर भारत में कहीं ना कहीं जो इनकी पॉपुलैरिटी में 15 से 20% के ग्रेड का डाउनफॉल आया है, वो मंगल और चंद्रमा की महादशा इनकी कब लगी? चंद्रमा की महादशा खत्म हुई 5/12/2020 से। अभी मंगल की महादशा लगी हुई है। मंगल स्वग्रही होने के बावजूद भी चंद्रमा के साथ बैठा हुआ। मंगल अंगारक है और चंद्रमा ठंडा है। तो कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड लोगों के अंदर, उनके अपने दिमाग के अंदर, वोटर्स के अंदर, उनकी पार्टी के नेताओं के बीच कहीं ना कहीं ये पैदा कर देता है। चंद्रमा मन सो जाता। मंगल इज रिप्रेजेंटिंग योर न्यूरो सिस्टम। चंद्रमा मन का कारक है, सूर्य पिता का कारक है, और मंगल आपका मेंदू, मराठी में बोलते हैं ना अपन, आपके दिमाग को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं ये युती जो है ये बहुत घातक होती है। पंडित जी मला एक सांगा की जसं उद्धव ठाकरेंनी काही सभांमध्ये असं म्हटलं होतं की नरेंद्र मोदी काय बोलतायत तेच त्यांना कळत नाहीये, त्यांच्या डोक्यावर परिणाम झालाय। हे उद्धव ठाकरे एक नेता म्हणून बोलले असतील कदाचित, पण तुम्ही जे आता काही सांगताय किंवा विश्लेषण करताय हे उद्धव ठाकरे बोललेल्या मुद्द्याशी रिलेट करतायत, हे नेमकं कुंडलीतल्या कोणत्या गोष्टींमुळे घडलंय? देखिए, उद्धव ठाकरे जो है उनका जो कहना या उनका जो बेस है ना, वो राजनीति है। मेरा राजनीति बेस नहीं है। मुझे नरेंद्र मोदी बहुत प्रिय हैं और उद्धव ठाकरे भी बहुत प्रिय हैं और राज ठाकरे भी बहुत प्रिय हैं, एकनाथ शिंदे भी बहुत प्रिय हैं और राहुल गांधी भी बहुत प्रिय हैं। उनका बेस क्या है कि 2019 में उन्होंने सरकार बनाई और 2022 में नरेंद्र मोदी के माध्यम से उन्होंने उनकी सरकार छीन ली। उस बात का उनको दुख है, इसलिए वो कुछ भी कहेंगे। उनका जो धरातल है वो राजनीति के ऊपर टिका हुआ है। मगर मंगल और चंद्रमा डेफिनेटली अगर इकट्ठे बैठे हैं तो राजनीति, हम जब एस्ट्रो हेल्थ की बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजी और हेल्थ को इकट्ठा करके देखते हैं, तो डेफिनेटली उसका आपकी सोच पे, आपकी फ्रेशनेस के ऊपर, आपकी हैप्पीनेस के ऊपर, आपकी सकारात्मकता नकारात्मकता के ऊपर फर्क पड़ता है। मंगल और चंद्रमा जिसका भी इकट्ठा बैठा है, हम उसको बोल देते हैं कि भाई साहब आपको कभी डिप्रेशन तो नहीं हुआ। मगर नरेंद्र मोदी योगी हैं, वो रोज प्राणायाम, योगा और व्यायाम करते हैं, इसलिए उसके चांसेस कम हैं। तब भी अगर कोई किसी तरह की इस तरह का उद्धव ठाकरे को समझ में आया है या मुझे समझ में आ रहा है, तो उसका 10, 15, 20% इफेक्ट हो सकता है। मगर उनके भाषण आज भी दहाड़ते हैं।
हाँ, इधर उधर कभी हो जाता है। जब आप दिन में 12 रैलियां करेंगे तो 12 में से 2 रैलियों में कुछ ना कुछ इधर उधर बोल सकते हो आप, मगर देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को गौरवान्वित करने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी ने जो कदम उठाए हैं, मुझे आज तक कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं मिला जिसने उठाए। पंडितजी, जर आपण गेल्या वेळचा 2019चा जर आपण विचार केला तर त्यावेळेला पहिल्या 5 मध्ये नरेंद्र मोदी यांना स्थान मिळवता आलेलं नव्हतं, तेव्हा ते लोकप्रियतेच्या लाटेवर होते। 2014 मध्येही ते शक्य झालं नव्हतं। आता तर त्यांची लोकप्रियता घटलेली आहे। अशा परिस्थितीमध्ये वाराणसीमधून ते 1 तारखेला निवडणूक लढणार आहेत। त्या पहिल्या 5 सर्वाधिक मतं मिळवणाऱ्या लोकांमध्ये अमित शाह होते, पण नरेंद्र मोदी नव्हते। यंदा त्यांच्या ललाटी काय लिहिलंय, ही जी लोकप्रियता घटते आहे आणि आता तुम्ही सांगितलेला कुंडलीचा जो योग आहे तो पाहिल्यानंतर त्यांची कामगिरी चांगली होईल की वाईट होईल? देखिए, यहाँ तक वाराणसी की सीट का सवाल है तो वहाँ पे नरेंद्र मोदी की कुंडली और लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड एंड भारतीय जनता पार्टी की कुंडली का हम जब समावेश करते हैं और वहाँ पे आदरणीय चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की करतूतों का या कामों का या परिश्रम का बात करते हैं, तो इस देश में अगर सबसे ज़्यादा सीटें वोट्स अगर किसी को मिलेंगी, वो वाराणसी की सीट भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होंगी। मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी वहाँ पर वोटों में नरेंद्र मोदी कम पड़ेंगे। मैं आम जीवन की बात करता हूँ, या भारतीय जनता पार्टी आगे आकर सरकार बनाएगी, उनको और कितना नुकसान होगा उसकी बात कर रहा हूँ मैं। बट एज ए व्यक्ति नरेंद्र मोदी देश में सबसे ज़्यादा मतों में जीतकर आते हुए मुझे दिखाई देते हैं। आगे भोलेनाथ जाने, क्योंकि वो शहर वाराणसी भोलेनाथ का है। पंडितजी, हा झाला एक भाग। आता दुसरा भाग असा आहे की एका बाजूला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात इंडिया आघाडी उभी राहिलेली आहे, पण या इंडिया आघाडीमध्ये जरी राहुल गांधी नेते असले तरी संपूर्ण विरोध जो आहे मोदींना, हा प्रचंड विरोध करण्याचं काम जर कोणी केलं असेल तर ते उद्धव ठाकरे यांनी केलेलं आहे। आणि राहुल गांधींचा त्यांचा विरोध हा आपण काही क्षणासाठी बाजूला ठेवू, तो राष्ट्रीय पातळीवरचा असला तरी, पण घराघरात मोदींच्या विरोधात माहोल बनवण्याचं काम हे उद्धव ठाकरे यांनी केलं। आणि याच उद्धव ठाकरेंना कधी नव्हे इतका त्यांच्या पक्षाच्या स्थापनेपासून पहिल्यांदा मुस्लिम समुदायाने प्रचंड पाठिंबा दिलाय। काही बड्या अधिकाऱ्यांचं आणि काही बड्या निरीक्षकांचं असं म्हणणं आहे की मुंबईत जर 5 विरुद्ध 1 झालं तरी आश्चर्य वाटू नका, 4 विरुद्ध 2 झालं तरी आश्चर्य वाटू नका। मुंबईत 28% मुस्लिम मतदार आहेत। जे बाळासाहेबांना मुस्लिम लोकांनी प्रेम दिलं नाही ते प्रेम उद्धव ठाकरेंना मिळतंय। काय लिहिलंय उद्धव ठाकरेंच्या ललाटी? देखिए, ये प्रश्न बहुत ही विवादास्पद है। इसके अंदर एक विवाद छुपा हुआ है कि बाला साहब ने मुसलमानों को हमेशा कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया होगा, या मुसलमानों के बारे में कुछ भी अपने भाषणों में बोलते रहे हैं, जो मैंने भी बहुत से भाषण सुने हैं। मगर आपके सवाल में एक विवाद छुपा हुआ है जिसकी मैं क्लैरिटी यहाँ पे कर देना चाहता हूँ। उद्धव ठाकरे को वोट नहीं दे रहे हैं वो लोग, वो पंजे को वोट दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे उस इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। महाविकास आघाड़ी में 3 पार्टियां हैं, एक उद्धव ठाकरे की शिवसेना मशाल, दूसरा शरद पवार का तुतारी, तीसरा पंजाब कांग्रेस का हाथ। महाराष्ट्र में अगर आप पूरे महाराष्ट्र की अवधि और जर्नी को देख लो तो यहाँ पे 70% कांग्रेस ने राज किया है। कांग्रेस के ही नेता रहे, कांग्रेस का ही चीफ मिनिस्टर रहा, चाहे वो एनसीपी के साथ में। इसलिए उद्धव ठाकरे के प्रति उनका प्रेम इसलिए जागृत हुआ क्योंकि उद्धव ठाकरे उस महाविकास आघाड़ी का सबसे बड़ा चेहरा है। इवन मैं तो आज के दिन तो यहाँ तक बोलता हूँ कि उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी का शरद पवार और नाना पटोले से भी सबसे बड़ा चेहरा है। और जिस तरह की स्फूर्ति उद्धव ठाकरे में पिछले 1 साल में मैंने देखी है, उसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। मला तेच विचारायचे तुम्हाला की जेव्हा इतकी मोठी आजारपणं त्यांच्या बरोबर आहेत आणि तरीही ते पेटून उठलेत, कुंडलीने त्यांना कोणत्या ग्रहांच्या अनुसार आधार दिलेला आहे? कुठे आधार साहेब? आधार कोणत्या ग्रहांचा आधार मिळालाय त्यांना? ना, ग्रहों का आधार ठीक है, पर आधार की अगर आप बात करें तो डेफिनेटली जब आपकी ग्रह दशा 2028 तक उद्धव ठाकरे 27/7/1960 उनका जन्मदिन है, और उनकी जब कुंडली का अध्ययन करते हैं
तो अब उनकी सिंह राशि है, गुरु की महादशा लगी है। और मित्रों, आप वापिस मेरे और राजेश जी के पुराने वीडियो निकाल कर देख लीजिए। हमने 2019 में और उसके बाद भी कई बार बोला कि उद्धव ठाकरे का उदय काल शुरू हो गया है। राहु की महादशा जब तक रही, उद्धव ठाकरे को तकलीफ आती रही। गुरु में जब राहु आया तो पिताजी की मृत्यु हुई। और 15/12/2028 तक उद्धव ठाकरे जो हैं डेफिनेटली एक अच्छे ग्रहों के अम्ब्रेला के नीचे हैं, कॉम्बिनेशन के नीचे हैं। उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और उनकी राजनीतिक जर्नी जो है उसको और बढ़ोतरी मिलती हुई दिखाई देती है। मुझे नहीं, ग्रह दशा अच्छी ही है उनकी। अभी महाविकास आघाड़ी भी कहीं ना कहीं अच्छे नंबर्स में पास होती हुई दिखाई देती है। इसलिए उद्धव ठाकरे की ग्रह में गुरु की, जो आपने बोला ना कि अभी उनकी कौन सी ग्रह दशा है जिसमें उनको इतनी जोश आ गया, तो गुरु 1 तारीख को बदला। उसके पहले भी गुरु जो है वो मेष राशि में था, मंगल की राशि, तो कहीं ना कहीं गुरु वृषभ राशि में आ गया। तो वहाँ से वो तीसरी दृष्टि जब देखता है तो डेफिनेटली उनको 2028 तक वापस आप इसी तरह दहाड़ते हुए देख सकते हैं। गुरु के बाद जो उनकी महादशा शनि की शुरू होगी उसमें उनको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। पंडितजी, हे तुम्ही म्हणताय ही एक गोष्ट झाली, पण मला दुसऱ्या बाजूला एक तुम्हाला सांगायचं आहे की जो समाज किंवा जो घटक हा कधीही त्यांच्या वाट्याला जाऊ शकत नाही किंवा त्यांच्या बरोबर जाऊ शकत नाही, तो जर त्यांच्या बरोबर जात असेल, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे शरद पवारांसारखा इतका मोठा नेता हा ज्यावेळेला त्या आघाडीचा नायक म्हणून उद्धव ठाकरेंना पुढे करतोय, याचा अर्थ उद्धव ठाकरेंच्या कुंडलीमध्ये किंवा त्यांच्या राजकारणामध्ये असं काहीतरी दडलेलं आहे की जे सगळ्यांनाच अचंबित करते। मी काही पोलीस अधिकाऱ्यांशी बोललो, मी काही मान्यवर निवडणुकीतल्या अधिकाऱ्यांशी बोललो, तर तिथे खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये मशालीला पाठिंबा मिळत असल्याचं दिसून आलं। हे नेमकं काय आहे? नहीं, वो मशाल जहाँ जहाँ पे उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट खड़े हुए हैं वहाँ पे कांग्रेस के, देखिए पर्टिकुलरली उत्तर भारतीय जो हैं उन्होंने और मुस्लिम समुदाय ने कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे मतलब महाविकास आघाड़ी को पाठिंबा दिया है और भरपूर वोट दिए हैं, भरपूर आशीर्वाद दिया है। और शरद पवार ने भी, क्योंकि शरद पवार की आयु के हिसाब से उनको एक जवान काम करने वाला कर्तृत्वमय नेता चाहिए था, जो उद्धव ठाकरे उनको दिखा। और आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे, आदित्य भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। मुझे तो साफ साफ नज़र आता है कि कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी जो है उनको अच्छा प्रतिसाद मिलता हुआ दिखाई देता है। पंडितजी, हे ज्या वेळेला आपण चर्चा करतोय किंवा हे सगळं बोलतोय, आज आपण जेव्हा शूट करतोय त्याच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 25 तारखेला दिल्लीमध्ये निवडणुका होत आहेत आणि भाजप तिकडे हॅट्रिक करेल असं बोललं जात आहे। पण दुसऱ्या बाजूला मुंबई हे जर आपण पाहिलं तर ते आपली फायनान्शियल कॅपिटल आहे, आर्थिक राजधानी आहे, आणि दिल्ली आपली राजनैतिक राजधानी आहे। या दोन्ही शहरांवर किंवा या दोन्ही शहरांच्या ललाटी काय लिहिलेलं आहे? उद्धव ठाकरे दिल्ली से बॉम्बे चलते हैं, बॉम्बे से दिल्ली जा रहे हैं अपन। 16/8/1968 अरविंद केजरीवाल की कुंडली, और ऊपर से हम राहुल गांधी की कुंडली का अध्ययन करते हैं, क्योंकि ये इंडी गठबंधन जो बना है इसकी चर्चा करते हैं। जब वो बना तो उसकी स्थापना जो है वो बेंगलोर में हुई, वेस्टिन होटल में, ताज वेस्टिन में। उस दिन भगवान की कृपा से मैं वहीं था, और बाकायदा उसका योग कितने बजे बनी, कितने बजे उसकी शुरुआत हुई, किसने सबसे पहले लेक्चर दिया, कौन कौन इसके मुखिया हैं, उनकी सब क्योंकि आदमी की, कंपनी की, संगठन की कुंडली हम लोग इमीडिएटली बनाना शुरू कर देते हैं, उस पर अध्ययन शुरू कर देते हैं। तो दिल्ली की जब आप बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा चेहरा अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी है। आने वाले दिनों में, पहले 2019 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को सबकी सब सीटें वहाँ दिल्ली से मिल गई थी। टोटल 7 सीटें हैं। मगर मित्रों, कुंडली के माध्यम से राहुल गांधी की कुंडली देखो, अरविंद केजरीवाल की कुंडली देखो, तो इंडी गठबंधन को वहाँ पे कम से कम 2 सीटें मिलती हुई दिखाई देती हैं, जिसका प्रमाण 3 भी हो सकता है, मगर 2 सीटें यहाँ पर इनको मिलती हुई दिखाई देती हैं। ये दिल्ली राजधानी की हमारी भविष्यवाणी है जी।
पंडितजी मुंबई. हे सगळं होत असतं. मुंबईमध्ये शिवसेनेचा प्रभाव होता, पण आता तो प्रभाव राहणार नाही असं काही लोक म्हणत होते. भाजप तर प्रयत्न करतंय की हे शहर आपल्या हाती यावं म्हणून. पण मी जे काही एक पत्रकार म्हणून जेव्हा रस्त्यावर फिरतोय, लोकांमध्ये जातोय, आजही शिवसेनेच्या पाठीशी लोक आहेत. मुंबई कोणाची? सर, यहाँ ये माया नगरी में और माझे महाराष्ट्र दो लोग सबसे बड़े ब्रांड हैं, इस बात को आप नकार नहीं सकते. सबसे बड़ा ब्रांड इस प्रांत का कौन है? आदरणीय स्वर्गीय श्री बाला साहेब ठाकरे. दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड कौन है? आदरणीय शरद पवार. इन दो ब्रांड को आप कैसे नकार सकते हैं? ठीक है, 19 में नरेंद्र मोदी 6 की 6 सीटें लेकर आपसे भाग लिए, मगर यहाँ पर साफ साफ नज़र आता है कि यहाँ पे 50-50 तक हो सकता है. यानी 6 में से 3 सीटें मोदी को और 3 महाविकास आघाड़ी को और 3 सीटें महायुति को आ सकती हैं. पर डेफिनेटली 2 की प्रेडिक्शन महाविकास आघाड़ी को नक्की है. जिस तरह का रिजल्ट हमने दिल्ली का बोला, यहाँ पे भी महाविकास आघाड़ी जो है वो 2 जगह के नहीं 3 जगह के ऊपर भी अपना छप्पा मार सकती है. आप 2 जगह नहीं तो 3 जगह पे भी सक्सेस होते हुए दिखाई दे सकती है. मुंबई कुणाची? बाळासाहेबांची. मुंबई कुणाची? महाराष्ट्र कुणाच्या? शरद पवारांचा. डेफिनेटली एकनाथ शिंदेचा पण आहेत. ये मैं मानता हूं आपकी बात, मगर आज आपने एक बात देखी, 28% मुसलमानों ने, मुस्लिम भाइयों ने किसको वोट दिया? एक तरफा महाविकास आघाड़ी को वोट दिया बोलते हैं लोग. दलितों ने किसको वोट दिया? महाविकास आघाड़ी को वोट दिया. उत्तर भारतीयों ने 100 में से 70% लोगों ने महाविकास आघाड़ी को वोट दिया. तो यहां पर महाविकास आघाड़ी 2 सीटों पे तो मिनिमम और 3 सीटों पे मैक्सिमम जीतते हुए दिखाई देती है. वापिस बोलता हूं, मुंबई कुणाची? महाराष्ट्र बाळासाहेबांची. महाराष्ट्र कुणाचा? सगळ्यांच्या मराठी माणसाच्या पट शरद पवारचा. पण पंडितजी, हे सगळं होत असताना काही नेत्यांचं राजकीय भविष्य डावावर लागलेलं आहे. गेल्या लोकसभेचा जर आपण विचार केला तर संपूर्ण राज्यातून गोपाळ शेट्टींना सर्वाधिक मतं मिळाली होती. यावेळेला त्यांना तिकीटच मिळालं नाही. आत्ता 48 पैकी कोण आघाडीवर असेल असं तुम्हाला वाटतंय या सगळ्या मताधिक्यामध्ये? देखिए, सबसे ज़्यादा जो वोटों से जीत के आएंगे उनका वो मुझे मैंने जो मेरे पास उनकी डेट ऑफ बर्थ भी है, वो पीयूष गोयल होंगे. गोपाल शेट्टी की सीट के ऊपर इस वक्त पीयूष गोयल जो लड़ाई कर रहे हैं, और आगे आने वाले दिनों में गोपाल शेट्टी की कुंडली भी मेरे पास है. उनको राज्यसभा और मिनिस्ट्री तक देंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्योंकि ये कभी कभी बलिदान का फ़ायदा भी होता है. ध्यान से सुनिए मेरी, कई बार बलिदान देने का लाभ भी मिलता है. तो उसने अपनी सीट का बलिदान दे दिया, इसके लिए उनको लाभ मिलेगा शेट्टी साहब को. यहाँ पर पीयूष गोयल जो है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मतों से जीतते हुए दिखाई देते हैं. इस बात में कोई दो राय नहीं. मतलब पहले तो वो रहेंगे, तो सीएम पुत्र होने के बाद भी श्रीकांत शिंदे महाराष्ट्र में अव्वल नहीं रह पाएंगे? दूसरे नंबर पे श्रीकांत शिंदे आ सकते हैं. 1.5 से 2 लाख वोटों से जीतने के उनके आसार हैं. मैंने बहुत गहनता से जब पिछली बार सुप्रिया सुले का 1,65,000 मैंने प्रेडिक्ट किया था, तो लोग बोले थे नंबर कैसे बोल सकते हो. ये तो बाबा की कृपा है और प्रारब्ध होता है कि नंबर बोल देते हैं. तो यहाँ पर 1,50,000 से 1,71,000 वोट से श्रीकांत शिंदे जो है वो जीत की तरफ अग्रसर होते हुए दिखाई देते हैं. पंडित जी, इस चुनाव के बाद अगर देखा जाए तो कुछ लोगों का भविष्य तय होगा. या निवडणुकीनंतर काही लोकांचं राजकारण आणि त्यांचं आयुष्य बदलून जाईल. आपण पहिल्यांदा 3 लोकांवर अगदी फटाफट समजून घेऊया तुमच्याकडून. त्यातला सगळ्यात पहिलं मोठं नाव आहे एकनाथ शिंदे, त्यानंतर आहेत देवेंद्र फडणवीस आणि त्यानंतर आहेत अजित पवार. आता आपण तुम्ही अंदाज वर्तवताना आपण उलट येऊया. अजित पवारांच्या ललाटी काय लिहिलेलं असेल? 5 जागा लढवल्या त्यांनी. 5 सीटों में 2 सीटें मिनिमम अजीत पवार जीतते हुए दिखाई देते हैं. व्यक्तिगत मैं किसी के बारे में बोलूंगा नहीं. आपसे मैंने विनती की थी कि कौन जीतेगा उनका, ये आदमी नहीं वो ते मला नको पण आहे. हाँ, तो कम से कम 2 सीटें अजीत पवार को मिलती हुई दिखाई देती हैं. देवेंद्र फडणवीस देखिए, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट की कुंडली है उसकी आगे आने वाले दिनों में. मगर ये इलेक्शन के बाद डेफिनेटली देवेंद्र फडणवीस को सबसे ज़्यादा निराशा हाथ आएगी,
क्योंकि महाविकास आघाड़ी जो है, देखिए पिछली बार 48 में से 42 सीट शायद भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, 41 41 सीट्स थी, और उसमें बाला साहब की शिवसेना भी थी। मगर इस वक्त समीकरण बदल गए हैं। भारत में राजनीति का चेहरा आदरणीय नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने बदल कर रख दिया है। ध्यान रखिए, कई जगह के ऊपर जब हम मराठी लोगों से बात करते हैं तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। वो लोग मैंने किसी को पूछा कि भाई वोट किसको दी, वो बोले मशाल को। मशाल को क्यों दी भाई? वो बोले मशाल तो नरेंद्र मोदी की है ना, उद्धव ठाकरे तो नरेंद्र मोदी के साथ था। ये कन्फ्यूजन 10 से 15% लोगों को है। घड़ी किसकी है? घड़ी शरद पवार की है। तो अभी तक ये कन्फ्यूजन 2-3 साल बीत गए होते तो बात अलग थी। अभी साल 1.5 साल में लोगों के अंदर आज भी अंतर्मन में कहीं ना कहीं धनुष्मान किसका है? बाल ठाकरे का। तो मित्रों, ये कन्फ्यूजन में भी 5-10% वोटिंग जो हुई है उसमें भी गड़बड़ हुई है। तो डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी को, जो मैं तो एकनाथ शिंदे और इनके साथ में मिलकर देखता हूँ, 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास अभी। भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार मिलकर ज्यादा से ज्यादा 29 to 30 सीट्स जीतने में कामयाब होती हैं, और अगर इधर उधर होता है 1 सीट आगे या पीछे नजर आती है। पंडितजी, एकनाथ शिंदेंचं राजकीय भवितव्य, जसं तुम्ही आता देवेंद्र फडणवीसांबद्दल म्हटलं की त्यांना या निवडणुकीतून फार चांगलं काही त्यांच्या हाती लागणार नाही असं तुम्ही म्हणालात, एकनाथ शिंदेंचं काय होणार? देखिए, एकनाथ शिंदे जो है वो बहुत ही सक्षम नेता है। कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे जो हैं भारतीय जनता पार्टी की युति के साथ, और एकनाथ शिंदे ने जो शिवसेना का हाथ पकड़ा है, शिवसेना को जिस तरह से उसने आगे बढ़ाने की कोशिश की है, उसमें उनको बराबर कामयाबी मिलती रहेगी। मुझे यहाँ पर जो विधानसभा के इलेक्शन हो गए उसमें कोई भी किसी भी तरह की अभी उससे पहले चीफ मिनिस्टर बदलते हुए दिखाई नहीं देता। मगर डेफिनेटली एकनाथ शिंदे को भी 13 सीटें हैं ना उनको, कि 15 सीटें में कम से कम 9 सीटें उनको भी मिलती हुई दिखाई देती। कहीं ना कहीं उम्मीदवार चुनने में एकनाथ शिंदे जो हैं कुछ गलतियां कर गए हैं, मगर 15 में से 9 सीटें कम थोड़ी है, बहुत अच्छी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार मिलाकर 30, 31 या 28, 29 सीटें लेकर जीतते हुए दिखाई देते हैं। आता या संपूर्ण कार्यक्रमातला सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न मी पंडितजींना विचारणार आहे। पंडितजी, या निवडणुकीनंतर एरवी म्हणजे आपल्या सगळ्यांना माहीत असलेला नेता म्हणजे मराठी माणसांचा बाळासाहेबांनंतरचा नेता कोण असेल, तर सोशल मीडिया आणि डिजिटलमध्ये आपल्याला राज ठाकरे दिसतात। राज ठाकरे हे मराठी माणसाचे, मराठी जननायक म्हणून आपण त्यांना वावरताना पाहिलं। या निवडणुकीमध्ये त्यांनी मोदींच्या बरोबर जाण्याने राज ठाकरेंचं नुकसान झालं की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचं नुकसान झालं? या निवडणुकीनंतर राज ठाकरेंचं भविष्य काय असेल? पंडितजी, हे मी तुम्हाला एवढ्यासाठी विचारतोय, या निवडणुकीमध्ये सगळे राजकीय पक्ष आपापल्या मुलांची काळजी घेताना दिसत होते। आज ज्या वेळेला आपण हा कार्यक्रम शूट करतोय त्यावेळेला अमित राज ठाकरे यांचा वाढदिवस आहे, आणि त्यांच्या वाढदिवसाच्या दिवशी अमित ठाकरे यांचं म्हणजे त्यांच्या पक्षाचं म्हणजे त्यांचंच झालं, आणि त्यांच्या वडिलांचं नेमकं राजकीय भविष्य काय असणार आहे? देखिए, सबसे पहले तो अमित को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विश यू ए मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। गॉड ब्लेस यू विद लॉट्स ऑफ गुड हेल्थ। तरक्की करो, माता पिता का नाम रोशन करो। सबसे पहले तो उनको आशीर्वाद दे देते हैं टाइम महाराष्ट्र के माध्यम से। और दूसरी बात, राज ठाकरे का बीजेपी के साथ में जाना, ये तो पूर्व घटित था। देखिए, पिछले 2-3 सालों में उन्होंने कभी एनसीपी, कभी एक नेता अपने लिए एक जगह ढूंढता है। तो मैं तो बोलता हूं कि बाला साहब के होते हुए वो जगह बीजेपी के साथ में थी, वापस उनके पास आ गई। राज ठाकरे की कुंडली 14/6/1968 मकर राशि में शनि की 7.5 का लास्ट ढैया चल रहा है। जब शनि का लास्ट ढैया चलता है तो जाते हुए कोई जैकपॉट देके जाता है। एक बात ध्यान रखिए, टाइम महाराष्ट्र के माध्यम से मैं 2 बार बोल चुका हूं, तीसरी बार फिर बोलता हूं कि राज ठाकरे एकनाथ शिंदे सेना यानी शिवसेना धनुष्वान का
दूसरा ठाकरे बनता हुआ दिखाई देता है। जब आपकी शनि की लास्ट साढ़े सती होती है 2.5 साल, उसमें कहीं ना कहीं एकनाथ को भी हो सकता है कि महाराष्ट्र में ठाकरे चाहिए हो, तो उन्होंने अपना ठाकरे ढूंढ लिया हो। अभी ये तो भविष्य में पता चलेगा कि मैं 2 बार बोलने के बाद तीसरी बार क्यों बोल रहा हूँ। कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रारब्ध मेरे दिमाग में आ रहा है। उनकी कुंडली में देखता हूँ तो इस वक्त उनकी शनि की महादशा 2030 तक है। शनि ने उनको बहुत प्रताड़ित किया 2011 से 2030 तक, मतलब पहले 10 साल तो शनि बहुत प्रताड़ित करता है। वो खुद बीमार हुए, शर्मिला बीमार हुई, अमित बीमार हुए। उनकी फैमिली में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जो वो खुद भी सोच रहे होंगे कि ऐसे क्यों हो रहा है। तो अब जो है शनि जो है वो सकारात्मक हुआ है। और मैं तो 19/2/2024 के बाद ही उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, 19/2/2024 फरवरी के बाद ही थामा ना। तो इस वक्त उनकी कुंडली में शनि में मंगल जो बहुत ही उच्च का है, उनकी वाणी देखते हैं आप, बिल्कुल बाला साहब जैसी है। तो मंगल जो उनका उच्च का है, शनि में मंगल है, उनको अभी भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। और 30/3/2025 में मंगल पॉजिटिव बैठा हुआ है। शनि इस वक्त गोचर में कुंभ राशि में बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगले विधानसभा के चुनाव के लिए राज ठाकरे ने अपनी जमीन तलाश ली है। अभी वो किसके साथ थे, पहले वो क्या बोल रहे थे, वो भाग्य का खेल है। जब बोलते थे तभी उनकी ज़रूरत थी, आज राज ठाकरे की ज़रूरत दूसरी जगह पूरी हो गई। तो कहीं ना कहीं राज ठाकरे जो है, मुझे लगता है एक बार फिर हीरो बनकर उभरते हुए दिखाई देते हैं। ये विधानसभा में राज ठाकरे की पार्टी मन से डेफिनेटली कोई ना कोई करिश्मा दिखा सकती है। पंडितजी, पण त्यांचे जे छोटे कार्यकर्ते जे रस्त्यावर त्यांच्यासाठी काम करतात, झेंडे लावतात, पक्ष वाढवतात, हे मात्र त्यांच्या या जाण्यामुळे खूप नाराज झालेले दिसले। त्यांना कळत नव्हतं की आपला नेता काय करतोय आणि निर्णय काय घेतला जातोय, पण त्यांनी आपला आदेश मानला नेत्याचा आणि ते गेले। अशा कार्यकर्त्यांच्या पदरी निराशा पडण्याचं या कुंडलीत दिसतंय। जो निराशा, आशा, ये सब जो है ये समय का खेल होता है, आप समझे ना। मान लो किसी भी तरह से कोई भी बच्चा किसी माँ बाप के विरुद्ध जाकर विवाह कर लेता है, तो 6 महीने साल भर में माँ बाप सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ये सुखी तो है। इसलिए कार्यकर्ता उनके साथ और जुड़ सकते हैं। हमारे एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे, बाल ठाकरे, ये और राज ठाकरे, ये कौन लोग हैं? ये सब बाला साहब के बच्चे हैं। इवेंचुअली व्हाट गोज इट कम्स अराउंड। तो ये इसी तरह राज ठाकरे के साथ हुआ, क्योंकि बाला साहब ने उनको बड़ा किया, अपनी गुड़ती दी, अपने तरीके से उनको आगे लेके गए, अपनी भाषा उनको दी, राजनीति का एक एक गुर उनको सिखाया। तो आज के दिन वो ये तीनों चारों लोग तो बाला साहब के ही वंशज, मैं तो बोलूँगा इनको, बाला साहब की भाषा बोलते हैं, उनके तरीके से बोलते हैं। तो आगे आने वाले दिनों में कल ये भी हो सकता है कि ये वापस इकट्ठे होकर इस महाराष्ट्र की सेवा करें। सर, राजनीति इस तरह बदल चुकी है कि आदमी परेशान हो जाता है कि भाई ये कैसे, शरद पवार उद्धव ठाकरे के साथ क्या कर रहा है होर्डिंग के ऊपर। ये आश्चर्य होता था, मगर धीरे धीरे लोगों के दिल में इसी तरह राज ठाकरे के कार्यकर्ता भी समझ जाएंगे कि भाई ये कलयुग की राजनीति है, इसमें कुछ भी कभी भी क्या हो सकता है। हे कलियुगचं राजकारण आहे असं पंडितजी म्हणतायत आणि या कलियुगच्या राजकारणामुळेच 2014च्या लाटेवर असलेले नरेंद्र मोदी हे ज्या वेळेला त्यांची लोकप्रियता उतरणीला लागलेली आहे, आता जसं मी म्हटलं की सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न मी राज ठाकरेंचा विचारला, या कार्यक्रमातला सगळ्यात शेवटचा प्रश्न पंडित राजकुमार शर्मांसाठी। पंडितजी, अरविंद केजरीवाल हे पुन्हा 1 तारखेच्या निवडणुकीनंतर तुरुंगात जाणार की पीएम हाऊसमध्ये जाणार? 16/8/1968 अरविंद की कुंडली में तब से फॉलो कर रहा हूँ जब से वो उन्होंने आम आदमी पार्टी बनाई। इतनी बार मोदी जी और कांग्रेस ने कोशिश करने के बावजूद भी वो 3 बार जीतते, वहाँ की लोकल बॉडी भी जीते, 3 बार वो चीफ मिनिस्टर भी बने। मगर मित्रों, अब उनकी 18/3/2024 से शनि की महादशा शुरू हो गई है। शनि उनका 9वें घर में भाग्य स्थान पर बैठा हुआ है। और ये बात
व्यक्तिगत तौर पर भी एक बार मैंने उनके किसी परिवार के सदस्य को बोली थी कि 18 मार्च के बाद उनके ऊपर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़ेंगे डेफिनेटली। 18 मार्च 2024 के बाद जो टूटे, जेल गए ना वो 18 मार्च के बाद ही गए। देखिए ये 18 मार्च 2024, शनि की महादशा, शनि उनका मंगल की राशि में है। डेफिनेटली अरविंद केजरीवाल की समस्याएं बढ़ सकती हैं। आम आदमी पार्टी की कुंडली के माध्यम से तो आम आदमी पार्टी बहुमत में, मतलब 13 सीटें पंजाब में हैं, आम आदमी पार्टी को 7 सीटें मिलती हुई दिखाई देती हैं। 7 सीटें, 5 सीटें कांग्रेस को, 1 सीट बीजेपी को, और दिल्ली में हम बोल चुके हैं कि कम से कम 2 नहीं मैक्सिमम 3 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलते दिखाई दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टी विल ग्रो, पर उनकी अपनी समस्याएं इंसुलिन के ऊपर हैं, हेल्थ इशू। अगली मुख्यमंत्री, बहुत बड़ी भविष्यवाणी मैं आपके सामने कर रहा हूं, अगली मुख्यमंत्री सुनीता अरविंद केजरीवाल भी हो सकती है, क्योंकि इनको तुरंगा, आपने इनको कारावास योग बन रहे हैं, ये जेल जाते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, इस बात में कोई दो राय नहीं। और अगला प्रधानमंत्री वापस नरेंद्र मोदी ही मुझे बनता हुआ दिखाई देता है। पूरे देश की गणना करने के बाद मैं आप तक ये भविष्यवाणी करता हूं, चाहे 272 पे बने या चाहे 320 पे बने। हे आहेत पंडित राजकुमार शर्मा। त्यांच्या म्हणण्यानुसार पुन्हा एकदा तिसऱ्यांदा देशाच्या पंतप्रधानपदी नरेंद्र दामोदरदास मोदीच विराजमान होतील आणि त्याच वेळेला महाराष्ट्राचा विचार केला तर उद्धव ठाकरे यांना मिळालेलं जे मानसिक आणि शारीरिक बळ आहे त्यामुळे ते त्यांचा पक्ष अधिक उंचीवर न्यायचा प्रयत्न करतील। त्याच वेळेला त्यांचा चुलत भाऊ असलेला राज ठाकरे हा महाराष्ट्राच्या राजकीय सारीपाटावर स्वतःचा राजयोग मोठा होऊ शकतो असं पंडितजींना वाटतं। पण त्याच वेळेला देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी या निवडणुकांचे निकाल फारसे चांगले नसले तरी एकनाथ शिंदे येणाऱ्या विधानसभेपर्यंत निर्भयपणे राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी असतील अशी पंडितजींची भविष्यवाणी आहे। पंडितजींची ही भविष्यवाणी मित्रहो आपल्याला कशी वाटली ते आपण आम्हाला जरूर कळवा, आणि जर ती तुम्हाला आवडली असेल तर तुम्ही ती लाईक करून शेअर करायला विसरू नका। असेच काही महत्त्वाचे कार्यक्रम आणि गोष्टी घेऊन आम्ही आपल्यापर्यंत येत राहू। पण त्यासाठी मित्रहो आपल्याला एक छोटीशी गोष्ट करायची आहे, आपण आमचा टाइम महाराष्ट्र हे न्यूज पोर्टल सबस्क्राइब कराल अशी मी आशा बाळगतो आणि इथेच थांबतो। धन्यवाद।